हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद। प्रोग्राम टॉक शॉक में, आज के टॉक शॉक में हम जिक्र करने जा रहे हैं पाकिस्तान में कबल अज़ वक्त इंतखाबात के इम्कान का। क्या पाकिस्तान में कबल अज़ वक्त इंतखाबात होने जा रहे हैं? और साथ ही साथ हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे आज़म स्वाति साहब का मामला, जिनको FIA ने गिरफ़्तार कर लिया है, लेकिन मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हो गए हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या पाकिस्तान में कबल अज़ वक्त इंतखाबात होने जा रहे हैं। चीमा साहब, इमरान खान साहब ने 2 सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया है कि वो निकल जाएंगे इस सिस्टम से। और अब लग ये रहा है कि चीज़ें जो है इमरान खान साहब के हाथ में जा रही हैं, और वो जो पॉलिटिकल क़यादत है, जो कि गवर्नमेंट में मौजूद पॉलिटिकल क़यादत है, उससे बात करने के बजाय वो कन्फ्रंटेशन को लेके जा रहे हैं इस सतह पर कि वो अपनी मर्ज़ी के तहत कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवा सकें। क्या समझते हैं कि हो पाएंगे इलेक्शंस? देखिए, अगर तो वो कर जाते हैं, दोनों असम्बलियों से रिज़ाइन कर जाते हैं या असम्बलीज़ डिज़ाल्व करा देते हैं, तो फिर तो इम्कानात काफ़ी रोशन हो जाते हैं। लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने में अभी काफ़ी मरहले बाकी हैं। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान जो हैं वो उन्होंने एक अपनी ज़ाती राय का इजहार किया है। उन्होंने ये नहीं कहा जी कि हमने ये फ़ैसला कर लिया है। अभी तो वो कह रहे हैं कि मैं जो है हम अपनी पार्लिमानी कमेटी से मुशावरत करेंगे और जो मुतलका हुकूमतें हैं उनके साथ हम मुशावरत करेंगे। तो क्या वो मुशावरत किस नतीजे पर पहुंचती है, ये वक्त बताएगा। मुझे ये लगता है कि ऐन मुमकिन है कि अगर इमरान खान के ज़हन में ये है कि इलेक्शन जो हैं वो मार्च में होने चाहिए, तो अगर वो इस तरह का कोई रिज़ाइन का फ़ैसला करते हैं तो वो इस अंदाज में करेंगे कि जैसे आगे कोई 2-3 माह हों कि उसके बाद इन्हीं इलेक्शन के हवाले से वो इन्हीं दिसंबर में हो सकता है ना करें, हो सकता है कि वो, अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि जनवरी में करें। और लेकिन ये है कि अगर इमरान खान साहब जो हैं उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, एक तो ये है कि वो जब भी आते हैं ना, वो सेंसेशन जो होती है, सनसनी हेजी, वो फैला जाते हैं। मसलन ये है कि जब वो 25 मार्च को थे ना, पहले मई को जब वो आए थे, लॉन्ग जी मार्च हाँ, इधर आया था, वो रास्ते में रह गया। 6 दिन में दोबारा आ रहा हाँ, हूँ। तो वो कह रहे थे कि मैं 6 दिन में जो है ना दोबारा अपने लाएमल का ऐलान करूँगा। वो ऐलान ना हो सका। फिर ये है कि अभी आप ये देखें ना कि लॉन्ग मार्च जब शुरू हुआ है तो हम कितने दिन इसी बात पर बहस करते रहे हैं कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में पहुँचेगा तो ये होगा वो होगा। लेकिन फाइनली, और फिर इवन ये तक हम डिस्कस करते रहे हैं कि जो उधर क्या नाम है, यानी पिंडी में जो है, हो सकता है कि GHQ सामने बैठ जाएं। पहले उन्होंने कहा जी कि उधर कचहरी चौक का मतलब ये है कि GHQ के पास अच्छा ही। चीमा साहब, ये तो हाँ, हमारी ओपिनियन है ना। हाँ, मैं आपको मालूमात देता हूँ। ठीक है। ठीक है, मालूमात मेरे पास क्या है, और मेरे पास गवर्नमेंट साइड से मालूमात है। ठीक है। मुझे गवर्नमेंट के एक वज़ीर के बारे में तो पक्का पता है, नाम ना मुझसे पूछिएगा। अच्छा। उसने अपने स्टाफ को कह दिया है कि आप हमारा इस इक़्तिदार में आखिरी महीना समझें। ठीक है। और उसने अपना हलका जो है पंजाब के अंदर, वहाँ पर भी अपने अजीज़ो कारब जो उनकी टीम है उसको बता दिया है कि अब आपने आज से किसी बंदे को नाराज़ नहीं करना, अच्छा। क्योंकि हम हो सकता है कि जल्द इलेक्शन की तरफ जाए। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं, मुझे लगता है कि इस दफ़ा इमरान खान साहब बिल्कुल सीरियस है, क्योंकि उनके ऊपर खुद ये चार्ज आ रहा था कि अगर आपने इलेक्शन लड़ने हैं तो पहले तो इस्तीफ़ा दें। तो इमरान खान साहब ने देख लिया कि जब वो एहतजाज उन्होंने किया तो वो अपनी FIR अपने सूबे से नहीं कटवा सके, और इस वजह से उनकी जो परवेज़ इलाही साहब हैं, और भी मामलात में परवेज़ इलाही साहब के साथ उनकी कोई इतनी अंडरस्टैंडिंग वो नहीं डेवलप हो सकी। ठीक है। और सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च हुआ पिंडी में, वहाँ पर 3 अहम लोग नहीं थे, बल्कि 2 अहम लोग नहीं थे। एक थे परवेज़ इलाही, वो नज़र नहीं आए हमें, जो कि वज़ीर आला पंजाब थे। दूसरे उस्मान बुज़दार भी हमें नज़र नहीं आए। शेर शीद आए हैं। शेख रशीद थे। अच्छा। शेख रशीद थे। तो ये लोग नहीं थे, तो इसका मतलब मुझे लगता है कि ये उधर भी कन्वे हो गई है ये बात कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात हम करवा देंगे और हम आपको रिज़ाइन करवाना पड़ेगा। तो परवेज़ इलाही साहब ये नहीं चाहते कि रिज़ाइन हो, क्योंकि हुकूमत वही है जो अभी आपके पास है, कल का पता नहीं है, नई डिस्पेंसेशन का पता नहीं है।
दो बातें हो गई। आखिरी बात, ये बात मुझे इसलिए सीरियस लग रही है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब को एक सजेशन दी कि आप यूँ करिए कि बात करें नवाज शरीफ से, जरदारी साहब से बात करें, पिंडी से आपको नहीं मिलेगी इलेक्शन की डेट। तो वो क्यों कह रहे हैं? फिर मैंने उनसे ना राना सनाउल्लाह साहब से बाद में मैंने पूछा भी, मैंने कहा जी ये क्या बात आप कह रहे हैं ये बड़ी से। उन्होंने कहा हंसते हुए, राना सनाउल्लाह ने क्या कहा कि भाई देखें, इमरान खान अप्रैल की डेट मांगते हैं, ठीक है, हम कहते हैं सितंबर अक्टूबर में होंगे, नवंबर में होंगे, तो फ़र्क क्या है बीच में? अगर वो बातचीत हो तो 2 महीने हम पीछे आ सकते हैं, 2 महीने वो आगे आगे चला जाए, तो हम हो सकती है बात। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने ज़हन बना ली है। तो उसकी निशानियां क्या हैं? निशानियां मेरे ख्याल में ये है कि नवाज शरीफ साहब प्रोटेक्टिव बेल लेंगे। जिस दिन वो बेल ले लेंगे, उनकी बेल के बाद ये हुकूमत से शायद रिज़ाइन कर देंगे, मौजूदा हुकूमत रिज़ाइन कर देगी और अपोजिशन में चली जाएगी, एक इंटरिम सेटअप बना देंगे और ये इलेक्शन की तैयारी करने लग पड़ेंगे और फिर नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल होगा और उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे, मेरा ये ख्याल है। और उसकी एक और वजह ये है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने भी इंदिया दिया है कि इन्वेस्टमेंट रेट आपको पता है ना, उसमें भी फ़र्क पड़ा है। तो लगता है कि महंगाई का एक और बम आने वाला है, क्योंकि जितनी भी ये क्राइसिस हुआ है, इमरान खान साहब सड़कों पर रहे, अनसर्टेनिटी रही, उसका डैमेज तो आपकी मईशत को हुआ है ना। तो मेरा ये ख्याल है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ हम जा रहे हैं और वैसे भी जो हैं चीज़ें वो उस वक्त तक क्लैरिटी नहीं होगी जिस वक्त तक शायद नए इंतखाबात मेरी ये ख्याल है। अच्छा एजाज़, मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि हमें जो है लगता है कि जैसे अभी ये चीज़ें होने जा रही हैं। आपको याद होगा कि जब पहली दफ़ा ये गवर्नमेंट आने के बाद 20 सीटों पर इलेक्शन हुए थे, ज़िमनी इंतखाबात हुए थे MPs की सीट पर, तो उस टाइम क्या था जी कि बस अब इस गवर्नमेंट के पास कोई अखलाकी जवाज़ नहीं रह गया। ठीक है, इनको अब चले जाना चाहिए, इनकी गवर्नमेंट जो है वो इस्लामाबाद में रह गई है। ठीक है, लेकिन वक्त ने साबित किया कि उन्होंने काफ़ी इसको लिंगरान किया, ठीक है, सो मच कि हम ये भी तोको नहीं कर रहे थे कि अगर लॉन्ग मार्च जो है वो पिंडी तक आ जाता है तो उसको इस्लामाबाद में ये रोकने में नाकाम हो जाएंगे, हम यही समझते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इमरान खान जो है उनको कंसीड करना पड़ा, वो स्टेप बैक करना पड़ा। ठीक है, जो जिस जगह पे इवन वो चाहते थे कि मेरा हेलीकॉप्टर उतरे, उधर भी नहीं उतरा। ठीक है। तो अब ये है कि सारी चीज़ें इमरान खान ने नहीं करनी। अब जो एक मेजर एलिमेंट है ना इस सारे अमल में होता था, वो था इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट मैं नहीं समझता कि उस तरह से एक्टिव है। और अब जो है जिस तरह गवर्नमेंट जो एक चेंज ऑफ कमांड हो रही है, उसके बाद कोई मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो ऐसा करने देंगे। एक चीज़ इन्हीं कि वो आएंगे नहीं, इस सारे अमल में कोई मुदाखलत तो ना आए, लेकिन अगर रिजाइन हो जाता है यार, एजाज बात तो सुने ना, अभी रिजाइन उन्होंने कर तो नहीं ना दिया। ठीक, उन्होंने यही कहा ना कि हम रिजाइन कर देंगे। ठीक है, वो भी तो देख रहे होंगे कि इसके क्या रिपरकशंस क्या हो सकते हैं। मैं तो एक एज अ डिस्टेंट ऑब्जर्वर एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर गवर्नमेंट उनकी कंडीशंस पर इलेक्शन कराती है कि इमरान खान जो है वो उन्होंने मजबूर कर दिया है कि इलेक्शन में जाएं, तो ये गवर्नमेंट की वो बाद में इलेक्शन में क्या बनना है, ये उनकी एक बहुत बड़ी एक शिकस्त होगी, एक नफसियाती तौर पे उनकी बहुत बड़ी शिकस्त होगी। और आपको याद है कि जब अदम एतमाद आया था तो गवर्नमेंट जो है उस टाइम भी इनमें बल्कि इमरान खान, नवाज शरीफ और जनरल बाजवा ये तीनों चाह रहे थे कि इलेक्शन कराए जाएं कि ये मामला रुके ना, वो ना हो पाए। और फिर यह है कि इवन ये भी हुआ कि शहबाज शरीफ जो है वो 18 मई को रिज़ाइन कर दें, और इस बात पे नवाज शरीफ भी एग्री थे। शहबाज शरीफ ज़रा कुछ थोड़े से डबल माइंडेड थे, लेकिन अल्लाह भला करे IMF का उनके को मुज़ाकरात आ गए 22 मई को, तो लिहाजा वो मामला भी रुक गया। और आगे का या DGISI का? नहीं, DGISI ने तो उनको ये बताया कि भाई 22 को तो उधर मुज़ाकरात करने हैं IMF के साथ। फिर यह है कि एक और कोशिश ये थी कि लॉन्ग मार्च ना हो, चले मुज़ाकरात से हम निकल जाएं, लेकिन अगर लॉन्ग मार्च नहीं होता तो हम ये कहें जी कि दोनों साइडों का इस चीज़ पर इत्तफाक हो गया कि नए इलेक्शन में चले जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। ठीक है। तो इस पे गवर्नमेंट ने कहा जी कि अगर वो लॉन्ग मार्च करते हैं और हमें उनकी डिक्टेशन, अगर उनकी तरफ से डिक्टेट होती हैं टर्म्स कि आप इलेक्शन में जाएं, तो हम इस सूरत में इलेक्शन में नहीं जाएंगे। अब ये है कि अब सिचुएशन चेंज भी हो सकती है। अब ये कुछ ज़रूरी तो नहीं है कि आपने कोई सूबाई असम्बलियों के, ये तो एक ट्रेडिशन है ना
कि सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के इलेक्शन जो हैं वो इकट्ठे होने हैं, अलग भी हो सकते हैं, हुए हैं माजी में अलग। हाँ, तो एक तो ये है कि लेट्स से कि एक वर्स्ट के सिनेरियो गवर्नमेंट के हवाले से हम सोचते हैं कि वो 2 जगहों पे वो निकल जाते हैं, वो कहते हैं जी कि इधर से असम्बलियाँ डिज़ोल्व। अब ये है कि सिंध वाले जो हैं वो नहीं मानते, वो कहते हैं जी कि हमने डिज़ोल्व कर रहे। बलूचिस्तान वालों को भी वो साथ मिला लेते हैं कि हम डिज़ोल्व नहीं कर रहे। तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह से कोई जनरल इलेक्शन की तरफ उस तरह की बात होगी। तो अभी मेरे ख्याल कुछ कहना बैदस क्यास है। एक तो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बात कर गए हैं और उन्होंने मशवरे करने हैं। वो मशवरों के नतीजे में क्या चीज़ें नहीं आती हैं, ऐन मुमकिन है कि कोई चौधरी परवेज़ लाई जो हैं वो उनका को माइंड चेंज हो जाए। चलें, उनका अगर चेंज हो भी जाता है तो उस हद तक तो वो इसको रोक सकते हैं पंजाब को, केपी को तो नहीं वो रोक सकते। केपी में तो जो है वो इनका मामला जो है वो उधर तो उनकी एक वाज़े एक अक्सरियत है, और ये जो पीडीएम की अलायंस है ये तो उधर कोई चाय भी तो गवर्नमेंट नहीं बना सकते अगर वो उनको चेंज करके लाना चाहें। तो लिहाजा अभी कोई चीज़ें जो है ना बैदस क्यास है। मेरा ख्याल है कि अभी कोई टाइम लगेगा कि जिधर ये वाज़े हो। अब ये देखें ना कि जब इमरान खान आ रहे थे 26 को तो हमने क्या क्या सोचा था। तो मैंने आपको बताया था कि भाई अब ये एस्टेब्लिशमेंट से क्या लेंगे, जिसको ये बुरा भला कह रहे हैं आर्मी चीफ को, वो तो जा रहे हैं, ठीक है, तो जो नए आने वाले हैं उनसे क्या ले लेंगे, ठीक है, वो तो वो कहेंगे भाई मेरा क्या कसूर है। नोटेड, ठीक है, नोटेड। अच्छा चीमा साहब, अगली जो बात है ना वो अहम है। हाँ, आजम स्वाति साहब, ये अहम नहीं थी जो बात नहीं, ये इससे ज़्यादा इसलिए अहम है कि चीमा साहब आजम स्वाति साहब ने ट्वीट्स किए, हाँ, और ट्वीट्स के ऊपर उनको एक रोज़ पहले उन्होंने ट्वीट किए और फिर अगले रोज़ उनको एफआईए ने रात को गिरफ़्तार कर लिया अलग सुबह, और गिरफ़्तार करके उनको अदालत में पेश करके 2 रोज़ा रिमांड ले लिया। उन्होंने उनकी जो ट्वीट्स थी, एक तो आर्मी चीफ जो आउटगोइंग आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा, उनके हवाले से थी, और उसमें जो एक्सक्यूज़ मी उसमें जो लैंग्वेज है वो काबिल एतराज़ थी। दूसरी उनकी जो ट्वीट थी वो थी DGCISI के जनरल आसिम नसीर, उनके बारे में थी, वो भी उसमें एक गाली का अंसर भी वो मौजूद था। अच्छा, अब उनको गिरफ़्तार भी कर लिया, 2 रोज़ा रिमांड भी हो गया, जो लॉज हैं जो साइबर लॉज हैं उनके तहत, फिर उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ और शहरों में भी मुकदमात उनके ख़िलाफ़ दर्ज हो गए। मैं तो समझता हूँ कि ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं था जिस पे इतना बड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए था, कि एक बंदे के साथ माजी में एक वाक़यात हो चुके हैं, 2 एक वीडियो वाला भी, फिर गिरफ्तार, एक ट्वीट के ऊपर गिरफ्तारी वाला भी, तो अब इसको करके मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छा इम्प्रेशन गया। आप क्या कहेंगे इस पे? मेरा ख्याल है कि ये जो आप दूसरे ज़िलों की बात कर रहे हैं, शहरों की बात कर रहे हैं कि उधर भी उनके खिलाफ केसेस हो गए हैं, मुहब्बे वतन शहरियों, हाँ, नहीं वो जो है ये एक फजूल एक्सरसाइज है, मेरा नहीं ख्याल कि उसकी ज़रूरत थी। बाकी ये है कि जो FIA ने किया है, तो इसमें अगर आज़म स्वाति साहब कोई अपनी वो तनकीद भी करना चाहते हैं तो उसमें अब्यूज़िव लैंग्वेज इस्तेमाल किए बगैर कर लें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। मेरे ख्याल करना चाहिए ये, बजाय इसके कि इसको हमें कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खाते में नहीं डालना चाहिए कि वो आज़ादी इज़हार राय पर कोई इतराज़ हो गया। तो मेरे ख्याल है कि उनको भी एहतियात करनी चाहिए। बाकी जो उनका वीडियो वाला मामला है उस पर आगे पहली बात तो ये है कि अगर वो वीडियो के बारे में ख़ुद बता रहे हैं तो फिर उनको अगर कोई किसी जगह पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो उधर भी तावन करना चाहिए। अब ये है कि जो सेनेट की कमेटी बनी है उसके साथ तो वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, वो तहलील हो गई है। जो सेनेट की कमेटी इस मामले की तहकीकात के लिए बनी थी वो तहलील हो गई है। लेकिन ये है कि उन्होंने भी जो FIA से कोई इनका रिकॉर्ड मंगवाया वीडियो के हवाले से, उन्होंने इनको यही बताया जी कि कोई ये एक पॉर्न वीडियो थी जिसमें आगे कोई उसकी डॉक्टरिंग करके फ़ोटोशॉप करके और कोई किसी का सर दर्द और लगा के स्वाति साहब का फॉर एग्ज़ाम्पल लगा दिया, तो इस तरीके से बनी है। और ये वैसे कोई बैद नहीं है, इस तरह की चीज़ें बनती भी हैं। अब दूसरा जो फोरम है कि जिस पर वो तहकीकात करा रहे हैं वो है जो सुप्रीम कोर्ट है। जो मेरी इतलात हैं उनके मुताबिक ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने FIA से उस बंदे का कोई डेटा वगैरह मंगवाया था, यानी कि उन्होंने उस नंबर का पता कराया था जो ये कह रहे थे ना कि प्राइवेट नंबर है। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन FIA ने सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड कर दी है। वो प्राइवेट नंबर जो है वो किसी, यानी कि इधर ही किसी पाकिस्तान में किसी नंबर से है, कोई सिम कोई भी ले सकता है। ठीक है, यानी कि मैं कोई बंदा हो सकता है कि मेरे नाम पे किसी तरह को सिम निकलवा ले। ठीक है, अब वो किसने की है, हो सकता है कि वो बंदा पकड़ा जाए जिसके नंबर से गई है, यानी कि वो कोई बंदा ऐसा
कोई ये नहीं है कि कोई किसी कोई अहम पोजीशन पर बैठा हुआ है जिसकी सिम है जिसके नाम पर इशू है, ठीक है। तो उस पर तहकीकात हो रही हैं। अब देखें कि उस पर आगे क्या बनता है, उस वीडियो का क्या बनता है। तो लेकिन चीमा साहब ओवरऑल ये अफसोसनाक मामला है ये। और ये मोहसिन दावड़ साहब का मामला जो है जी, वो बहुत ही अच्छा आपने याद करा दिया कि मोहसिन दावड़ साहब, चीमा साहब वजारत खारजा अमूर की कौमी असम्बली की कमेटी के चेयरमैन है, एजाज और उनका नाम ECL पे। अब ये देखें कि एक हमारे लिए एक ऑकवर्ड चॉइस देखें कि एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि आजम स्वाति साहब ज्यादती कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जो है जो अदारे हैं जिनको हम अदारे कहते हैं, ठीक है, वो मोहसिन दावड़ के साथ भी तो ज़बरदस्ती ये मामला लटकाए हुए हैं। ठीक बात, ठीक है, कि उनका नाम जो है पहले 3 माह के लिए निकाला, अब जो है दोबारा डाल दिए। ये एक मजाक बन गया ना। और वो खारजा अमूर कमेटी के सरबराह हैं। और दूसरी बात यह है कि आप ये और उन्होंने कोई इस तरह की को आजम स्वाति जैसी कोई जुबान भी इस्तेमाल नहीं की। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। अब अगर उनके साथ भी ये हाल होता है या जिस तरह अली वजीर हैं, बिल्कुल ठीक बात, यानी कि उनकी जुबान पर एतराज नहीं, उनके कंटेंट पर एतराज है कि वो क्या बातें कर रहे हैं। ठीक बात। तो इधर जिस तरह के मामला चल रहे हैं, इधर एक साइड पे आप मजलूम बन जाते हैं, दूसरी साइड पे आप जालिम बन जाते हैं। तो ये बड़ी एक गलत प्रैक्टिस है, यानी कि ये भी दौरे में आ रहा है। मैं तो चीमा साहब समझता हूँ कि अली वजीर को फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए। ये हुकूमत अगर इतनी ताकतवर है, असर्ट करती है, तो ये सबसे पहले अली वजीर को रिहा करे, मोहसिन दावड़ का नाम ECL से निकाले ताकि पता लगे। और साथ ही साथ जो ये आज़म स्वाति वाला मामला है, इसको भी रफा दफा करना चाहिए, और ये गवर्नमेंट इसमें रोल प्ले कर सकती है। और इसमें कंप्लेनेंट यार वैसे एजाज देखें कि मोहसिन दावड़ जो हैं वो आर्मी चीफ की तैनाती के मुशावरती अमल में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, लेकिन दूसरी साइड पे उनकी हुबुल वतनी जो है वो अंडर क्वेश्चन है। नहीं, उन्होंने कहा था आर्मी चीफ की जो है ना तैनाती के लिए इंटरव्यू कर लें, शायद इसी वजह से उनका नाम दोबारा ना ECL में चला गया। आप वो देखें ना इंटरव्यू करने पे, तो आगे देखें इमरान खान साहब भी घर चले गए ना, इंटरव्यू करना चाह रहे थे ना, और किए उन्होंने। इंटरव्यू तो उन्होंने किए। तो फिर ये मशवरा देगा तो फिर उसके साथ तो ये, लेकिन ये ठीक नहीं है। ये ओवरऑल ये पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में को अच्छा नहीं जाता। यार पाकिस्तान के नाम को छोड़ें कि दुनिया में कैसे जा रहा है, हमारे कौन से झंडे लगे हुए हैं, ठीक है, कि हमारी कोई रैंकिंग अचानक डाउन हो गई है। मसला ये है कि आप अपनी सोसाइटी में इतनी तकसीम क्यों पैदा कर रहे हैं। ठीक बात, ठीक है, आप लोगों के मसाइल, उनकी शिकायत सुने, उसको एड्रेस करने की कोशिश करें। जितनी आपकी सोसाइटी इंक्लूसिव होगी कि लोगों का इस मुल्क में स्टेक्स होंगे, वो उतने ज़्यादा मुहिब वतन होंगे, यानी कि वो आपको उन पर शक उतना कम होगा। बिल्कुल ठीक बात। और जब आप उन पर शक करते हैं तो आपकी जो एक सोच है या आपकी जो एक फ़हम है, मुझे तो वो भी मशकूकी नज़र आती है कि आप किस तरह से लोगों के बारे में ये तय कर रहे होते हैं कि फ़लाँ जो है वो मुहिब वतन है, फ़लाँ गद्दार है। एक साइड पे ये है कि इमरान खान जो बातें करते हैं हमने बड़ी सब्र के साथ बर्दाश्त की हैं, दूसरे लोग जो हैं वो बहुत बेहतर अंदाज में बात करते हैं, लेकिन वो बात जो है वो इतनी नागवार गुजरती है कि एक बंदा जेल से नहीं निकल रहा अली वजीर, दूसरा जो है वो ECL से नहीं निकल रहा। ठीक है चीमा साहब, मैं तो समझता हूँ कि अगर कोई डाटा हो ना तो कंपैरिजन किया जाए तो फिर पता लगे। लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि पाकिस्तान शायद वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग गद्दार हैं। हाँ, सबसे ज्यादा गद्दार पाकिस्तान मेरे ये अल्टीमेटली ये गद्दार मेजॉरिटी में हो जाने हैं। जी हाँ, तो ये गद्दारों का मुल्क हो जाए। चीमा साहब गद्दार मेजॉरिटी में हैं। हाँ। आप देखें ना, पहले मुस्लिम लीग नून वालों के ऊपर गद्दारी के मुकदमात होते थे। हाँ। अब PTI वालों पर गद्दारी के मुकदमात होते हैं। PTM तो पहले ही शुरू से और PTM तो पूरी की पूरी गद्दार करार दी हुई है। MKM भी है, जी हाँ, MKM भी गद्दार है, जो पीपल्स पार्टी है वो भी है, ANP भी है, उधर वो महमूद चिकज़ई हैं वो भी हैं, जो बलूचिस्तान की को वो मेंगलवर हैं, अख्तर मेंगल साहब, उनके भी उन पर भी तो मुझे तो चीमा साहब पाकिस्तान में कोई ऐसी जमात नजर ही नहीं आ रही जिस पे गद्दारी का मुकदमा ना हो। अल्ताफ हुसैन के ऊपर गद्दारी का मुकदमा, MKM पर गद्दारी का मुकदमा, पीपल्स पार्टी पर गद्दारी के मुकदमात रहे, मुस्लिम लीग नून पर गद्दारी के मुकदमात रहे, PTI पर आजकल गद्दारी के मुकदमात बन रहे। तो हमें तो मेरा है कि इससे निकलना चाहिए। अब ये है कि गद्दार अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हो गए, तो अब इनके साथ मुज़ाकरात कर लें। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, इनके साथ सुलह कर लें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अपने लोग हैं हम, कोई गद्दार नहीं है, लेकिन ये नैरेटिव ख़त्म होना चाहिए ताकि हम सारे मिल के रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। उमर चीमा का और मेरा प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। हमें देखते रहिए और अपनी राय भी देते रहिए।